हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डीएनएस एकेडमी। डीएनएस एकेडमी में मैं पूरा जूलॉजी आपको पढ़ा रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो पहले हम लोग स्टार्ट करे थे पिछला चैप्टर जो था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। उस चैप्टर में मैंने आपको ब्लड, हार्ट से रिलेटेड डिजीज, ब्लड वेसल, इन सब के बारे में बताया। ठीक है, अब हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले बेटा, जिसका नाम एक्सक्रीटरी सिस्टम है, या जिसको हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन कहते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या बेटा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो ये मैं चैप्टर का नाम हटा दे रहा हूँ। ठीक, एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो क्या होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? बेटा इस चैप्टर से ना टिपिकल क्वेश्चन थोड़े से आते हैं, ठीक है? तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सुनिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा। प्लस एक बात और जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको सारे चैप्टर्स को लिखना है। मैंने देखा है जनरली जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनमें बंदा लिखवाता नहीं है, ठीक है? तो आपको लिखना जरूर है। ठीक, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कौन सा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले बेटा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? हम लोग इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता कैसे। तो हाउ excretory product formed in our body। formed in our body, ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो बनता कैसे पहले उसको समझते हैं, तभी तो रिमूवल करवाएंगे हम लोग, ठीक है? तो भाई जो एसिडिटी प्रोडक्ट है वो बनता कैसे है? तो होता क्या बेटा, जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो खाना हमारे शरीर में जाता है। कहाँ पे जाता है? सेल में। और सेल में क्या होती है? मेटाबॉलिज्म, यानी बॉडी की मेटाबॉलिज्म, बॉडी की मेटाबॉलिज्म। और जो हम लोग एक्सेस में खाना इंजेस्ट करते हैं यानी खाते हैं, ठीक है? तो एक्सेस इंजेशन, इन दोनों ही वजहों से इन दोनों ही वजहों से हमारी बॉडी में एक्युमुलेट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है। क्या चीज? नाइट्रोजन वेस्ट, ठीक है? ड्यू टू दीज रिएक्शंस ड्यू टू दीज रिएक्शंस नाइट्रोजन वेस्ट मतलब क्या हो गया बेटा? जैसे अमोनिया, जिनमें भी नाइट्रोजन जुड़ा होगा वो नाइट्रोजन वेस्ट कहलाते हैं। जैसे अमोनिया, जैसे यूरिया, जैसे यूरिक एसिड, जैसे यूरिक एसिड। ओके, ये सब नाइट्रोजन वेस्ट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड यानी नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब बेटा जो है ना, ये हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म और एक्सेस इंजेशन की वजह से बॉडी में इकट्ठा होते हैं। ड्यू टू दीज रिएक्शन नाइट्रोजन वेस्ट एक्युमुलेट इन अवर बॉडी, एक्युमुलेट एक्युमुलेट एक्युमुलेट्स इन अवर बॉडी, ठीक है? चाहे हमारी बॉडी हो चाहे दूसरे एनिमल्स की बॉडी हो, उनमें ये एक्युमुलेट्स हो जाता है, ठीक है? और इसी वजह से हमको इनको बाहर निकालना पड़ता है। तो बाहर निकालने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं इनको, है ना? देन वी रिमूव इट टोटली और पार्सली। भाई पूरा तो निकाल नहीं पाते, जरूरी नहीं कि पूरा निकाल पाए, ठीक है? तो पूरा निकाल पाएंगे या आधा निकाल पाएंगे। देन वी रिमूव इट टोटल और पार्शियल, या तो पूरा तरह निकाल देंगे या फिर निकाल देंगे हम लोग कैसे? आधा अधूरा, ठीक है? टोटल और पार्शियल। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे इसको निकाले बाहर, और क्या क्या नाइट्रोजन वेस्ट हमारी बॉडी में होते हैं और क्यों होते हैं, ठीक है? तो उनको पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए पहले इतना। कोई आपसे पूछे कि हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो बन क्यों रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? जो भी हमारी बॉडी के अंदर सेल मेटाबॉलिज्म चलती है या बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म चलती है उसके थ्रू जो है कई सारी नाइट्रोजन वेस्ट, जैसे यूरिया, जैसे अमोनिया, जैसे यूरिक एसिड, ये सब बनता रहता है। और जब ये बनता है तो इसको रिमूव हम लोग करते हैं, चाहे वो पार्सली करें, थोड़ा बहुत करें, और चाहे पूरी तरह से करें। तो यही हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा? नोट तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने, ठीक? और ना नोट कर पाए हो तो मैं इसको बाद में रिवाइंड करके देख लेना, ठीक? अब हम लोग जैसे हर चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि एनिमल किंगडम को जरूर लेके चलते हैं, ताकि जब आप मेरा एनिमल किंगडम वाला वीडियो देखें तो आपको जल्दी वो समझ में आ जाए, और क्योंकि एनिमल किंगडम को थोड़ा बहुत लर्न करना पड़ता है तो आपको याद जल्दी हो जाए, ठीक है बच्चों?
तो हम लोग आगे चलते हैं। अब फिर से वैसे बनाएंगे, कैसे? हर एक चैप्टर में जैसे शुरुआत में करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, हम लोग करते हैं मेजर फाइलम के नाम लिखते हैं, और मेजर फाइलम के नाम लिखकर फिर हम लोग उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ए को लिखना है आपको एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और ए को लिखना है मेजर, बड़े वाले एनिमल फाइलम। ठीक है, तो एनिमल फाइलम ए को लिखेंगे और ए को लिखेंगे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। अब ये है क्या क्या, उनको लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं जो हूं आपको इधर एक साइड में सारे एनिमल फाइलम के नाम लिख दे रहा हूं। तो पहला है पॉरीफेरा, कई बार बता चुके हैं, अब तो नाम भी याद हो गए होंगे आपको। दूसरा है नाइडेरिया, नाइडेरिया। तीसरा है टीनोफोरा, टीनोफोरा। चौथा है प्लेटिहेलमिन्थस, प्लेटी हेलिमेंथिस। ठीक है, पांचवा है एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस। ठीक, फिर छठा है 6 नंबर पे एनिलीडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, और फिर हेमिकॉर्डेटा, और लास्ट में बेटा कॉर्डेटा। ठीक, इतना हम लोग को मेजर फाइलम के बारे में देखना है। अब हम लोग इसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर लिखते आते हैं। तो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और मतलब टिनाइडेरिया और टीनोफोरा, इन तीनों में जो एक्सक्रीशन होता है वो किससे होता है? जीबीएस यानी जनरल बॉडी सरफेस से, जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है बेटा, इनके थ्रू होता है। लेकिन प्लेटिहेलमिन्थस, एस्केलमेंथिस, ठीक है, और कुछ एनिडेट्स में प्लेटिहेलमिन्थस, एस्केलमेंथिस में क्या होता है? प्रोटोनेफ्रीडिया विद सोलेनोसाइट्स। क्या होता है बेटा? प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक, या इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल। तो फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है, नोट कर लो। ठीक है, फिर एनिलीडा के अंदर क्या पाया जाता है? एनिलीडा में पाया जाता है नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया। फिर इसके बाद आर्थ्रोपोडा में, तो आर्थ्रोपोडा में बेटा कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनमें से एक स्ट्रक्चर होता है एंटीनरी ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड। एक होता है कॉक्सल ग्लैंड। लेकिन अगर मेन स्ट्रक्चर देखें तो उसका नाम क्या होता है बच्चों? बताओ भाई। ये सब चीजें आपने एनिमल किंगडम में पढ़ी होंगी बेटा। तो एंटीनरी ग्लैंड या कॉक्सल ग्लैंड तो पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में। उसके अलावा दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर होता है? मेलपीजियन टिबिल। कौन सा? मेलपीजियन, मेलपीजियन टिबिल। ये मेन स्ट्रक्चर है। तो अगर मान लीजिए ये सारे के सारे आ जाएं तो आप किसको मार्क करोगे? मेलपीजियन टिबिल। ठीक है, क्योंकि इंसेक्टा में यही पाया जाता है। बाद में एनिमल किंगडम वाला देख लेना एक बार, तो और मैंने उसमें याद करा रखा है। ठीक है, फिर मोलस्का में आते भैया। तो मोलस्का में कौन सा होता है? टीनिडिया। ठीक है, टीनिडिया। लेकिन ये सब एनसीईआरटी में टीनिडिया वर्ड दिया नहीं है। ठीक है, तो नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इकाइनोडर्मेटा में भी कुछ नहीं देखा एनसीईआरटी में, तो ये नील कर दे रहा हूं मैं। और हेमिकॉर्डेटा, तो हेमिकॉर्डेटा बेटा, हेमिकॉर्डेटा का भी एनसीईआरटी में कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो इसको भी नील कर दे रहा हूँ। कॉर्डेटा में कई सारे कॉर्डेट आते हैं, प्रोटोकॉर्डेट भी आते हैं और सिफेलोकॉर्डेट्स भी आते हैं, यूकॉर्डेट भी आते हैं। तो इनके अंदर जो होता है प्रोटोनेफ्रीडिया भी पाया जाता है, और उसके अलावा हमारी बॉडी में क्या होता है? किडनी। तो कॉर्डेटा में प्रोटोनेफ्रीडिया भी है। प्रोटोनेफ्रीडिया किसमें पाया जाता है? नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है
सेफेलोकॉर्डेट में। किसमें पाया जाता है? सेफेलोकॉर्डेट में। और बाकी जगह पे क्या पाया जाता है? किडनी। ठीक है, तो ये हो गया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। सबको दिख रहा है नीचे तक? ठीक, वेरी गुड, दिख रहा है सबको, है ना? तो ये हो गया पहला पार्ट। ठीक, कि हम लोग ने पढ़ लिया सारे एनिमल फाइलम को। मैं यहाँ फिर रब करने आ रहा हूँ, फिर आगे बताने आ रहा हूँ आपको नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखिए, अब हम लोग को नाइट्रोजन वेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो नाइट्रोजन वेस्ट जो होते हैं, वेट्स जो होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं? मेनली 3 टाइप के। मेन कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 3 टाइप के। तो 3 टाइप में सबसे पहला हम लोग जो टाइप पढ़ रहे हैं वो है अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बताओ भाई जल्दी से। तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। क्या होता है? NH3। अब अमोनिया जो होता है बेटा, तो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन लगा हुआ है, इसी वजह से ये क्या है? ये एक नाइट्रोजन वेस्ट हुआ। अमोनिया जो होता है वो मोर टॉक्सिक होता है। ये मोर टॉक्सिक एंड मोर पॉइजनस होता है। मोर टॉक्सिक एंड मोर मोर पॉइजनस मोर पॉइजनस। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। अच्छा बताइए, जब कोई चीज बहुत टॉक्सिक और बहुत पॉइजनस होगी तो क्या उसको बॉडी में रिटेन रखा जा सकता है, रोका जा सकता है? तो आंसर क्या होना चाहिए? नहीं। अगर उसको रोका गया तो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो क्या होने लगेंगे? वो खराब होने लगेंगे। इसीलिए हम इसको रिटेन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अमोनिया हमारी बॉडी में ज्यादा देर के लिए नहीं रुकता है। ठीक है, और क्या होता है उस अमोनिया को वो अभी हम देखेंगे। ठीक, लेकिन अमोनिया जो होता है वो मोर टॉक्सिक है, मोर पॉइजनस है। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये बहुत जल्दी पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाता है। तो इट इज easily and readily soluble in water, soluble in वाटर। पानी के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्युबल। अच्छा ये बताइए, जब कोई चीज पानी के अंदर बहुत जल्दी मिल जाएगी तो उसकी टॉक्सिसिटी कम होगी या ज्यादा होगी? जल्दी बताइए। देखिए मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हम लोग ने 1 मोलर कंसंट्रेट HCl ले लिया, मतलब कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, बहुत 1 मोलर का मतलब बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड। उसको अगर मैं अपने हाथ पे गिराऊंगा तो हाथ में छेद हो जाएगा, इतना ज्यादा वो खतरनाक होता है। अब हमने क्या किया, उस 1 ड्रॉप कंसंट्रेटेड HCl को अगर हाथ पे गिराते तो हम हाथ क्या हो जाता है? हाथ में छेद हो जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है वो। लेकिन अगर उसी 1 मोलर कंसंट्रेशन की 1 ड्रॉप को हम लोग 1 लीटर पानी में डाल दें और अब हाथ पे डालें, तो क्या वो उतना ही असर करेगा जितना पहला कर रहा था? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा। ठीक है, कि अगर हम 1 मोलर HCl को 1 लीटर पानी में डाल दें तो क्या होगा? वो हमारी बॉडी पे उतना ही इफेक्ट डालेगा जितना पहले डाल रहा था 1 ड्रॉप, या कम इफेक्ट डालेगा? ठीक है, तो इसका आंसर आप दीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। तो बेटा ये इजिली और रेडली सॉल्युबल होता है वाटर में, है ना? तो वाटर में जब सॉल्युबल हो जाएगा तो अमोनिया की टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये जनरली अमोनिया किन में रिलीज होना चाहिए? जिनको पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। तो ये ऐसे एनिमल में रिलीज होता है। इट इज मेनली excretory substance of aquatic animals, यानी जो पानी में दिन भर रह रहे हैं। भाई उनको पानी की कमी नहीं है, उनके शरीर में पानी ना चाहते हुए भी आ रहा है क्योंकि वो पानी के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा एनिमल है जो पानी में ज्यादा समय तक रहता है तो उसमें जो रिलीज होगा वो क्या होगा? अमोनिया। अच्छा एक और बात, अमोनिया के लिए कोई ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि ऑर्गन अगर इन्वॉल्व होगा तो अमोनिया को सर्कुलेशन प्रोसेस से उस ऑर्गन तक पहुंचना पड़ेगा, और तब तक क्या होगा? जब वो सर्कुलेशन प्रोसेस में जाएगा तो दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट कर जाएगा, दूसरे ऑर्गन को खराब कर देगा। इसी वजह से अमोनिया को जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपने बॉडी सरफेस से निकालते हैं या फिर गिल के सरफेस से निकालते हैं। ठीक है, तो इट excrete out either through body surface or by gills surface in the form of ammonium ion, surface in the form of अमोनियम आयन। ठीक है, अमोनियम आयन। ठीक बच्चों,
तो अमोनिया को अमोनियम आयन के फॉर्म में बॉडी सरफेस से या फिर गिल सरफेस से बाहर निकाला जाता है। गिल सरफेस किस में पाया जाएगा? तो गिल सरफेस पाया जाएगा किस में बेटा? फिशेस में। ठीक है, ये किस में होगा? गिल्स किस में पाए जाते हैं? मछलियों में। ठीक है, और कौन से प्रोसेस से? बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। क्या होता है डिफ्यूजन प्रोसेस? जब भी कोई चीज अपने ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। तो जैसे मछलियों में जब अमोनिया बना, तो मछलियों में जो अमोनिया था वो बॉडी के सर्कुलेशन में नहीं गया, बल्कि क्या हुआ? उनके गिल्स के पास आया और गिल्स के सरफेस से इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन कहाँ चला गया? पानी के अंदर। ठीक है, जिस पानी में वो मछली रह रही थी। तब इससे होगा क्या भैया कि जो डिफ्यूजन है, बॉडी के अंदर अमोनिया ज्यादा, पानी के अंदर अमोनिया कम, तो ज्यादा से कम की ओर मूवमेंट जब होता है किसी भी चीज का, तो उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं बेटा? डिफ्यूजन प्रोसेस। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल पे कि क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं जिनके अंदर क्या रिलीज होता है बेटा? अमोनिया। तो अमोनिया कौन कौन से में आता है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल है बहुत सारी बोनी फिशेस। ठीक है, तो मैनी बोनी फिशेस, क्योंकि बोनी फिशेस कहाँ रहती हैं? पानी के अंदर। इसके बाद एक्वेटिक एम्फीबियंस, ऐसे एम्फीबिया जो कि पानी में ज्यादा समय अपना गुजारते हैं, जमीन पे नहीं बल्कि। ठीक है, हालांकि एम्फीबिया दोनों जगह पाए जाते हैं, तो जो मेनली पानी में रहते हैं। और एक्वेटिक इंसेक्ट्स। ठीक बच्चों, तो इनमें जो है वो कौन पाया जाएगा? उनमें पाया जाएगा अमोनिया एज ए एसिडिक सब्सटेंस। तो फिर से अमोनिया बहुत टॉक्सिक, बहुत पॉइजनस है, इसीलिए इसको बॉडी में ज्यादा देर तक होल्ड नहीं किया जाता है। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये पानी में बहुत जल्दी, लिक्विड में बहुत जल्दी क्या हो जाता है? सॉल्युबल हो जाता है। तो इसी वजह से इसको तुरंत से तुरंत बॉडी के सरफेस से या फिर गिल के सरफेस से इन द फॉर्म ऑफ द अमोनियम आयन बाहर निकाल देते हैं। और इनमें मेनली आप 3 एग्जाम्पल पढ़ते हैं, बहुत सारी बोनी फिशेस, ठीक है, और उसके अलावा कौन? एक्वेटिक एम्फीबियन जो कि कहां पे रहते हैं? ज्यादातर पानी के अंदर अपना समय बिताते हैं। और एक्वेटिक इंसेक्ट। तो ये सब बातें किससे रिलेटेड हो गई बेटा? अमोनिया से। अब नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं आपको।